8वीं के विज्ञान विषय के पाठ 9 प्रकाश का अपवर्तन आज पढ़ेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले देखेंगे प्रकाश क्या है। तो वह किसी प्रकाश स्रोत से जब निकलती है तो वह सीधी चली जाती है, और जब सीधी चली जाती है तो किसी चमकदार सतह से जब टकराती है तो वह वस्तु से टकराने के पश्चात हमारी आंखों तक जब पहुंचती है तब वह वस्तु हमको दिखाई देता है, तो इसको हम प्रकाश कहेंगे। तो मान लो जाए ये कोई चमकदार सतह है, इससे जब सूर्य का प्रकाश जब निकलती है तो वह सीधी चली आती है, और जब सीधी चली आती है तो टकराने के लिए जो प्रकाश आ रही है इसी को हम कहते हैं आपतित किरण। इसको आपतित किरण कहते हैं। और जब वह किसी चमकदार सतह से टकराने के पश्चात वह दूसरी ओर चली जाती है तब इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहेंगे परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये चमकदार सतह है और इसमें हम एक ऐसे लाइन खींच दे 90 अंश का कोण बना दें तो इसको हम कहेंगे अभिलंब कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया अभिलंब। अब देखिए तीसरा शब्दावली है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसको कहेंगे? जब कोई प्रकाश स्रोत से आपतित किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराने की आती है और जिस बिंदु पर वह टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये जिस सतह पर वह टकरा रहा है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए अगला है आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको कहेंगे? जब कोई प्रकाश स्रोत किसी चमकदार सतह से टकराने के लिए आती है आपतित किरण और ये अभिलंब, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं आपतन कोण। और उसी प्रकार दूसरे तरफ भी ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, कोण कहा जाता है। उसी प्रकार अब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की जो बीच में जो कोण बना है वो समान होता है। क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यदि अच्छे से बनाएंगे डायग्राम तो ये बराबर दिखाई देता है। तो मान लो जाए प्रकाश की किरण इस ओर से आ रही है और टकराने के पश्चात वह दूसरी ओर परावर्तित होकर चली जाती है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो समान होता है दोनों। यदि ये 20 डिग्री का होगा तो ये भी 20 डिग्री का होगा, यदि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। आइए दूसरे शब्दावली की बात करें, पारदर्शी और अपारदर्शी की बात करें। तो पारदर्शी एक माध्यम है जो वस्तु प्रकाश को अपनी ओर से गुजरने देती है उसको पारदर्शी कहते हैं, और जो वस्तु प्रकाश की किरण को अपने से होकर गुजरने नहीं देता है तो उसको अपारदर्शी कहते हैं। तो माध्यम होगा ये जैसे डस्टर है, और यदि ये इधर से कोई प्रकाश आ रहा है तो वह दूसरी ओर नहीं निकलता है, तो ये क्या कहलाएगा? अपारदर्शी कहलाएगा। और यदि हम कांच को देखेंगे तो कांच को एक साइड से देखते हैं तो वह दूसरी साइड दिखाई देता है, या प्रकाश को ऐसे गुजारेंगे तो वो प्रकाश है दूसरी ओर चली जाती है, तो वो कांच है अपने से होकर उनको गुजरने देती है। तो इस तरह से जो कांच है वो पारदर्शी होगा और ये जो डस्टर है वो अपारदर्शी माध्यम होगा। ये दो शब्दावली है और है प्रकाशी माध्यम और अप्रकाशी माध्यम। तो प्रकाशी माध्यम उसको कहेंगे जिस प्रकार से पारदर्शी और अपारदर्शी को हम लोग समझे हैं उसी प्रकार ये भी प्रकाशी माध्यम और अप्रकाशी माध्यम दोनों एक ही चीज है। तो प्रकाशी माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम जो अपने से होकर प्रकाश को गुजरने देती है उसको प्रकाशी माध्यम कहेंगे, और जो अपने से होकर गुजरने नहीं देता उसको अप्रकाशी माध्यम कहते हैं। ये पारदर्शी और प्रकाशी माध्यम दोनों एक ही चीज है। 3 शब्दावली और है। तो पहला है सघन माध्यम,
विरल माध्यम और निर्वात, ये क्या चीज होता है, तो चित्र के माध्यम से समझिए। सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम में जो प्रकाश की जो किरण की जो रफ्तार है, जो गति है, वो उसकी धीमी होती है, उसको सघन माध्यम कहते हैं। उसके पश्चात है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम है जब प्रकाश की किरण जब उनसे होकर गुजरती है तो उसकी जो गति है सघन माध्यम की तुलना में वह रफ्तार है वो या गति है वो तेज हो जाती है। और तीसरा शब्दावली है निर्वात। तो निर्वात उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हवा पानी नहीं होता, उस जगह को निर्वात कहते हैं। तो निर्वात कहाँ पर होगा? अंतरिक्ष में। जब प्रकाश की किरण जब चलती है तो वो सबसे पहले निर्वात में ही से होकर गुजरती है और हमारी पृथ्वी पर वह पहुंचती है, तो इसको कहते हैं निर्वात। तो निर्वात अंतरिक्ष में होगा और सघन माध्यम और विरल माध्यम जो प्रकाशीय माध्यम है वही होता है। तो सघन माध्यम किसको कहेंगे? जो प्रकाश की किरणों को अपने से होकर गुजरने तो देती है लेकिन वो उसकी जो गति है वह धीमी पड़ जाती है, उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम में जो प्रकाश की जो गति है वो तेज हो जाती है इनकी अपेक्षा। और सबसे ज़्यादा तेज निर्वात में होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे हवा की जो कण है, धूल के कण हैं, वो उसको जाने से रोकती नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ, मतलब प्रकाश की जो रफ्तार है, गति है, वह तेज होगा। इस प्रकार इन शब्दावली से परिचित होने के पश्चात हम देखते हैं कि अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन क्या होता है? जब हम बाल्टी में, कोई बाल्टी में एक वो रख देते हैं, ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में हम पानी भर देते हैं, यहाँ तक पानी भर दिया। और पानी भरने के पश्चात इसमें क्या डाल दिए हम? थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसमें दूध डाल दिए। क्या डाल दिए? दूध डाल दिए। तो यह क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और दूधिया होने के पश्चात एक गत्ता लेंगे, मान लो जाइए कोई गत्ता है और इसमें एक छेद कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पर छेद करेंगे, ये कोई गत्ता है और इसमें एक छेद कर देंगे यहाँ पर। और छेद करने के पश्चात यहाँ कोई टार्च है, यहाँ से प्रकाश इसमें प्रवाहित करेंगे। जब प्रकाश जब चलेगी तो इसमें जो छेद है उसके माध्यम से यहाँ पर प्रकाश इस ग्लास पर पड़ेगी। तो जब ग्लास पर पड़ेगी तो ये जो किरण जो आ रही है वो अपनी जगह से थोड़ा झुक जाएगी, इस तरह से झुक जाएगी और झुकने के पश्चात फिर ऐसे चली जाएगी। इस तरह से देखिए प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ से सीधी चली गई, लेकिन जैसे ही ये सघन माध्यम में हुआ, सघन माध्यम में ये प्रकाश की जो किरण है वो थोड़ा झुक गई और उसके पश्चात ये सघन माध्यम से ये हवा में जब प्रवेश किया तो ये विरल माध्यम होगा। तो ये प्रकाश की थोड़ा दूर हट जाएगी, वह सीधी चली जाएगी। तो इस तरह से जो प्रकाश की जो मुड़ना है उसको हम अपवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश है वो सीधी जा रही है और किसी सघन माध्यम में जब गुजरती है तो अपने जो दिशा है वो थोड़ा चेंज हो जाती है और वो प्रकाश मुड़ जाती है। और जब सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाती है तो वह पुनः वह मुड़ जाती है। इस तरह से जब हम इसको देखते हैं, ऊपर से यदि देखें या साइड से यदि देखें तो यह हमको स्पष्ट पता चलता है। कि ये आप अपने घर में करके देख सकते हैं। और इस तरह से प्रकाश की जो मुड़ने की जो घटना है उसको हम कहेंगे अपवर्तन कहेंगे। इस तरह से हम इसको समझेंगे। उसी प्रकार हम यदि नदी में जाते हैं तो नदी में एक सिक्का फेंक दो जहाँ पर फ्रेश वाटर हो, एकदम शुद्ध हो, वह जो पानी है वो शुद्ध होना चाहिए, और उसमें एक सिक्का फेंक देते हैं तो हम जब उसको टच करते हैं तो हिलने लगता है, लेकिन वह जो सिक्का है वह हमको नज़दीक में दिखाई देता है। और वास्तव में यदि उसको पकड़ें तो वह बहुत ही गहरा में होता है, उसकी जो तुलना में जो दिखाई देता है उसकी तुलना में वह गहराई पर होता है। उसी प्रकार हम यदि इसमें कोई बाल्टी है उसमें यदि एक डंडा को रख देंगे तो वो थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देती है, वह थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देता है। ये आप अपने घर में करके देख सकते हैं। तो
यह मुड़ी हुई क्यों दिखाई देता है? तो मुड़ी हुई दिखाई का देने का जो घटना है वो अपवर्तन के कारण होता है। ये अपवर्तन की घटना के कारण वह मुड़ी हुई दिखाई देता है, तो इसको अपवर्तन कहा जाता है। अब आगे एक शब्दावली है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसको कहते हैं? ये एक प्रकाशीय घटना है और प्रकाशीय घटना को जानने के लिए हमको सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों को जानना आवश्यक है। तो मैं अभी बताया हूँ कि सघन माध्यम किसको कहते हैं और विरल माध्यम किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक लिखा हुआ है, तो अपवर्तनांक का अर्थ है अपवर्तन प्लस अंक। ये दोनों शब्दों को यदि मिलाएंगे तब अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तन की जो घटना है वो अभी बताया गया है। उसी प्रकार जो अंक है, अंक माने संख्या, तो अपवर्तनांक किसको कहेंगे? तो जब प्रकाश है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब गुजरती है, मान लो जाए ये हवा है और ये कोई कांच है या पानी है या पानी, तो ये इसकी तुलना में ये सघन माध्यम होगा। हवा एक विरल माध्यम है, कांच और पानी है ये सघन माध्यम है। तो यदि मान लो जाए ये कांच है, तो जब प्रकाश यहाँ पर चलेगी तो इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो चाल है, चाल या गति इसे कहेंगे, चाल या गति। तो इस माध्यम में इसकी गति क्या होगी प्रकाश की, और इसमें जब ये गुजरेगी तो ये दूसरी माध्यम में जब गुजरेगी तो इसकी जो चाल है वो कम हो जाएगी। तो कांच में इसकी जो गति है उसको दोनों को यदि देखेंगे तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि हवा में इसकी प्रकाश की चाल क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हवा में चाल बटा उस माध्यम में, जिस माध्यम में हम इसको दर्शा रहे हैं, उस माध्यम में इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही इसका अपवर्तनांक हुआ। तो